हेलो बच्चों। सबसे पहले तो मैं जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनका मैं अपने इस चैनल फिजिक्स एरा 2020 पर एकदम हार्ट से वेलकम करता हूँ। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि बच्चे मैंने आपसे कहा था कि बहुत ढेर सारे डिमांड आने पर मैंने क्लास 10th की फ़िज़िक्स स्टार्ट की। वैसे 11 12th ही पढ़ाया, लेकिन मैं अब 10th 9 10th की भी फ़िज़िक्स यहाँ पे दूंगा। और आज हम 10th वाले बच्चों के लिए सबसे पहला लेक्चर लेके आए हैं, और वो पहला लेक्चर हमारा किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहले हम 10th वाले बच्चों को एक बात कहेंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़िएगा, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स का समय मांगूंगा पर डे। फिज़िक्स के लिए 45 मिनट आप मुझे दीजिए, और आप ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कि आधे घंटे आप अपने लिए दीजिएगा। मतलब आफ्टर स्टडी मेरे को पढ़ाने के बाद आप 45 मिनट मेरे को देने के बाद आप आधा घंटा, ज़्यादा नहीं मैं आपसे मांग रहा हूँ, सिर्फ 30 मिनट, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं उसको समराइज़ करने के लिए। कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना मुझे समझ दीजिए। आप बाकी का टाइम आप इंजॉय करिए, मस्त रहिए, बाकी और सब्जेक्ट पढ़ाई करिए। दैट्स बेटर फॉर यू। तो सबसे पहले मैं आज 10th वाले बच्चों के लिए आज पहला चैप्टर जो आपका है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमें इसके बारे में हम बहुत ब्रीफ डिस्कस करेंगे, इसलिए बाकायदा पढ़िएगा। एक एक टॉपिक आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, और बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी मैं आपके सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको डाल ही दूंगा। खैर, चैनल को सब्सक्राइब पर करना मत भूलिएगा, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, जिससे आपको ये सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहें कंटिन्यूसली। जो मेरे अपकमिंग होंगे, कितने बजे मैं लाइव रहूँगा, वो भी आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और एकदम फाड़ो फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। खैर, हम बात करते हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रिसिटी। आज आपको पता है कि हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज़्यादा यूज़ है और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब वी कांट इमेजिन, वी कांट लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आपको बेहतर पता है कि हम बिना बिजली के, शायद जैसे आज हमारे फ़ोन अगर हम लोग देखें तो बिना मोबाइल फ़ोन के चलना हमारे लिए मुश्किल है। आप ही देखिए कि अगर आपके फ़ोन के कहते हैं नेट पैक ख़त्म हो जाए तो शायद आप लोग बहुत ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं सकते हो। रोक भी सकते हो, बहुत लोग रोक भी लेते हैं, लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो गर्मी में तौबा तौबा, गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो शायद रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इसकी मैकेनिक्स समझेंगे, इसकी मैकेनिज़्म समझेंगे कि आखिर ये आई कैसे, What is the reason behind it, कि कैसे प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिसिटी। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ सीखेंगे और समझेंगे, राइट। तो इंट्रोडक्शन की बात करें हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, खुद ही आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा। देखिए, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है समझिएगा। ये एक्चुअली ये जो फंडा था, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये एक वर्ड होता है इलेक्ट्रो। मेरे बच्चे सभी लोग समझिएगा, इलेक्ट्रो का मतलब होता है मेरा बच्चा चार्ज। चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज जब मोशन में आ जाए, याद रहे, चार्ज जब किसी भी कंडक्टर के अंदर मोशन में आ जाए तो इसकी वजह से, मतलब आप कह सकते हो कि ये दोनों की जो सिमिलरिटीज बनती है वो नाम देती है किसका? जिसे हम लोग नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसे नाम दे दो, ज़्यादा बेहतर होगा, इलेक्ट्रिक करंट। यानी सबसे पहले मेरे बच्चे मुझे किसके बारे में डिस्कस करना होगा? व्हाट इज चार्ज। सबसे पहले मुझे ये डिस्कस करना होगा कि आखिर चार्ज होता क्या है। तो आइए हम आपको पहले चार्ज बताते हैं। ये समझिएगा क्या रोल है चार्ज का लाइफ में। मेरा बच्चा, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं, समझिएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं
फिजिक्स में आप जितनी भी चीज़ें टर्म्स पढ़ते हो वो सारी फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, दो तरीके की क्वांटिटीज़ हमारी लाइफ में होती हैं, उन्हीं दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन जो चार्ज होता है बच्चे, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि वो होता क्या है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इनबिल्ट कह सकते हो, इंट्रिंसिक, अंदरूनी, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होती है, अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन दूं तो आप कहोगे इट इज, या चार्ज इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which provide force of attraction or repulsion between two bodies, याद रहे कि चार्ज क्या होता है। बेसिकली चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच प्रोवाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू बॉडीज। मतलब आपके दिल दिमाग में इतना रखना है कि चार्ज कुछ नई चीज नहीं है, बल्कि एक मटेरियल के अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इनबिल्ट, अंदरूनी प्रॉपर्टी है। सिर्फ याद रखना, चार्ज कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एकदम मेरे बच्चे दिमाग पे रखे रहना, बिल्कुल मस्ती से पढ़ना कि चार्ज एक कैसी प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। किसकी? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। आप कह सकते हो सर क्या ये हमारी भी है? हाँ बिल्कुल है। लेकिन मेरे बच्चे बस इतना दिमाग पे रखना कि ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप इमेजिन करना, सोचना, फील करना, तभी ये चीज समझ में आएगा। अब मैं कैसे कह दूं कि ये फील करने वाली बात है? फील करने वाली बात मैं इसलिए कह सकता हूं, थिंक अबाउट कि सपोज करो कभी आप ये प्रैक्टिकल करो बैठ के कि आप प्लास्टिक की चेयर पर बैठ जाओ और आप अपने हाथों को इसके हैंडल पर रब करो, और रब करने के बाद जैसे ही आप अपने हाथ को उस प्लास्टिक की चेयर के पास, उसी हैंडल के पास दोबारा ले जाते हो, तो आप देखते हो कि आपके हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब रब किया आपने तो आपके अपर लेयर, स्किन की अपर लेयर की एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में आ गई। किस स्टेज में आ गई? एक्साइटेड में। यानी वही एक्साइटेड स्टेट को ही कहा जाता है आवेश, यानी उसी को हमने नाम दिया कि अब मैं ये कह सकता हूं कि वो हैंडल इवन हमारा हैंड दोनों क्या हो गए? चार्ज्ड हो गए। दोनों क्या हो गए? चार्ज्ड हो गए, राइट। तो यही चीज हम लोग पढ़ते हैं, बेसिकली यही है चार्ज। और इसकी एग्जांपल हम समझाएं, आप देखा करो कि अपन कागज के एक स्केल ले लो और उसको सर में रब करके, बाल में, हेयर में रब करके कागज के छोटे छोटे पीसेस को देखो तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आप देखते हो क्या वहाँ कोई जादू थोड़ी हो रहा है कि पहले तो नहीं कर रहा था, पहले वही सिंपल चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने उसको रब करा तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट किया, यानी वो बॉडी फिर से क्या हुई थी? चार्ज हुई थी। मैं अभी आपको बताऊंगा उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे कि चार्ज वो अट्रैक्शन भी दे सकता है, रिपल्सन भी दे सकता है दो बॉडीज के बीच में, ठीक है। और ये हर बॉडी के अंदर होता है। आप कह सकते हो सर क्या ये दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, इसे फील किया जा सकता है। आप टीवी चलती रहे, टीवी चलते हुए टीवी के पास अपने हाथ को ले जाओ, देखो हाथ के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? उसके भी पीछे यही लॉजिक है, बॉडी के चार्ज होने की, राइट। तो ये आप नोट कर लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, अभी सुनना मेरा बच्चा, बहुत आसान। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब ये हुआ क्या? सपोज करो कि मैंने कहा ये मेरे पास ना एक सिल्क का कपड़ा है। कैसा कपड़ा है? सिल्क का। और एक मैंने ग्लास रॉड लिया, इसको इस पर खूब रब करता हूँ, ऐसे ऐसे रब करता हूँ। तो जब रब किया गया, ऐसे समझना, ग्लास रॉड को जब सिल्क के कपड़े से रब किया गया, ऐसे सिल्क के कपड़े पर रब किया गया, ये किया किसने था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। तो उन्होंने क्या किया बेटा कि जब एक सिल्क के थ्रेड पर, सिल्क के क्लॉथ पर ग्लास रॉड को रब किया,
ग्लास रॉड को खूब रब किया और रब करके इन्होंने इसको बाहर निकाला तो देखा क्या कि इन्होंने पाया कि जो ग्लास रॉड था मेरा बच्चा, ग्लास रॉड वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ और जो सिल्क का कपड़ा था वो कैसा हुआ, नेगेटिवली चार्ज, इक्वल नेगेटिविटी चार्ज। अब हुआ कैसे, अब आपके पास आएगी सर ऐसा कैसे, तो देखो एक चीज सिंपल सी बात इसे समझ लेना कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जब भी कोई मटेरियल अगर अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा, दे रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो वो हमेशा कौन सा चार्ज गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो ले रहा होगा, जैसे सिल्क के कपड़े, जैसे मैंने इसको रब किया तो हमारे रॉड ने क्या किया, अपने अंदर से एनर्जी निकाली रिलीज की, तो दैट्स वाई वो अपने अंदर कौन सा चार्ज बनाई, पॉजिटिव। और किस निकाल के ये इलेक्ट्रॉन दिया किसको, क्लॉथ को दिया, तो क्लॉथ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा समझना, काम की बात सीखो कि इसने निकाला और इसने लिया, इसका मतलब अगर मैं फिर से इसको देखूं तो दिमाग लगाओ, यहीं से एक प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी, भी मैं सिखाऊंगा कि जितना इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा उतने ये लेगा। तो इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास क्या हुआ, इसके पास चार्ज रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो याद रहे रिलीज इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव चार्ज। यानी याद रहे आपको कि जो बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, वर्ड सुनना, जो बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी वो कौन सा चार्ज बनाएगी, पॉजिटिव चार्ज। और जिसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेचर ही एक्सेस का होगा, वो हमेशा कौन सा चार्ज बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज। यानी अब आपके दिमाग में आ गया बात कि मेरा बच्चा जो चार्ज होता है वो कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, 2 तरीके के चार्ज हुए। अब सुनना, अगर मैं आपसे यहीं से कहूं कि प्रॉपर्टी क्या हुई, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, समझना मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, सुनो। पहली प्रॉपर्टी सीखो, पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात तुझे ये दिल दिमाग पे रखना है कि पॉजिटिव चार्ज को समझना। मतलब सपोज करो जैसे मैंने रब किया, और अगर यही रब करके मैं दोनों को पास लाऊं तो देखूंगा क्या कि ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर मैं स्केल को बालों पे, हेयर पर रब करके कागज के छोटे छोटे पीसेस को देखता हूं तो अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब हो ना हो कहीं ना कहीं ये बात हुई है कि कागज का पीस और ये स्केल जो था ये ऑपोजिट नेचर के चार्ज हुए, और ऑपोजिट नेचर का चार्ज होगा मेरा बच्चा तो उनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव का हो या नेगेटिव पॉजिटिव का हो, तो इनके बीच में मेरे क्या होगा बच्चे, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन और प्यार या मोहब्बत। ठीक, हाँ, इसकी बात करो तो काम की बात आती है ना। अच्छा, वेरी गुड। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। और दूसरी यही होती है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से या नेगेटिव नेगेटिव से की बात अगर हम करें बच्चे, तो इनके बीच में क्या आता है, रिपल्शन। रिपल्शन मतलब दुश्मनी। ठीक, बिल्कुल देखना पसंद नहीं करेंगे। तो यानी दिल दिमाग में एक बात है, पहली प्रॉपर्टी क्या कि जब लाइक चार्जेस होंगे, यानी पहली प्रॉपर्टी आई लाइक चार्जेस क्या होंगे, क्या दे रहा है, रिपल्शन। तो रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। ठीक, पहली। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या निकल के आई कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। काम की बात हुई, वाह रे वाह, अच्छी बात है।
ये तो बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी। अब दूसरी सबसे बड़ी बढ़िया प्रॉपर्टी मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। हमने आपसे कहा था कि जितना ये रिलीज किया, वर्ड सुनना, मैंने कहा था क्या कि सपोज करो ये बॉडी थी, तो जैसे जब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किया था तो इसका मतलब ये नेचर में कैसा था, तो आपने कहा सर ये नेचर में न्यूट्रल था। कैसा था? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये था कि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इसके पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था। वर्ड सुनना, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। तो अगर इसने अपने अंदर से 10 इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? 10, यानी किसी बॉडी को इसने 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में दे दिया, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वही चीज है, लेकिन इसका नेचर कैसा हो गया? पॉजिटिव। यानी आपके दिमाग में तीसरी प्रॉपर्टी ये आएगी कि जितना इसने निकाला उतना ही दिया है, यानी चार्ज कहीं ना कहीं से कंजर्वेटिव नेचर शो कर रहा था। कौन सा नेचर शो कर रहा था? कंजर्वेटिव। तो यहां लिखना चार्ज ऑलवेज रिप्रेजेंट या ऑलवेज शोज कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर, राइट। और चौथी प्रॉपर्टी आ जाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी थोड़ी मज़ेदार है, सीखना, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी ये है, मैंने आपसे बोला कि इसने 10 इलेक्ट्रॉन निकाला, यहीं से सीखना मेरा बच्चा। 10 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके पास 10 ही आ गया, और इसके पास +10 ही आ गया, मतलब ये -10 ही आएगा, इसके उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और ये निकाल रहा है, निकालने की वजह से इसके ऊपर प्लस आ गए। चलो कोई बात नहीं। तो अगर मैं कहता कि इसने 5 निकाला होता, तो 10 के बजाय 5 निकाला होता, तो आप कहते सर ये -5 ही आएगा, तो इसके ऊपर कितना आएगा? +5 ही आएगा। अगर आप कहते ये सर ये 15 निकाला होता, तो इसके पास -15 ही आता और इसके पास +15 ही आता। तो ऐसे कॉमन सी बात सोचो कि अगर इसने 1 निकाला तो -1 ही, इस पर +1 ही, 2 निकाला तो -2 इधर +2 इधर, 3 निकाला -3 इधर +3 इधर, 4 निकाला -4 इधर +4 इधर। तो अगर मैं कहूं ये n निकालता तो आप कहते इस पर +n ही आ जाएगा। यानी इस पर मैंने कहा चार्ज कितना आया, वर्ड सुनना, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Q, स्मॉल q से भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कैपिटल Q और स्मॉल q। तो मैंने पूछा इस पर चार्ज कितना आया, तो आपने कहा सर Q आया Ne। कितना है? Ne। तो क्या ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बिल्कुल। तो अगली प्रॉपर्टी आई, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? क्वांटाइजेशन। यहां लिखेंगे चार्ज आर क्वांटाइज्ड, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, QUAN, क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, यानी और उसी क्वांटाइजेशन में लिख लेना क्या? Q = N, ठीक। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। ये इतनी प्रॉपर्टी पहले आप नोट करो, तो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। पूरी प्रॉपर्टी फटाफट नोट कर लो, काम की बात सीखो। कोई दिक्कत हो तो बताना। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज की डिस्कवरी की, मतलब चार्ज के बाप थे कह सकते हो, ठीक है। अब्बा, ठीक है, पापा, हाँ मम्मी नहीं थी इनकी, ठीक है। इनकी भी एक स्टोरी है, बताते हैं कि बचपन में, मतलब जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्हें ना पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। तो ये ना ऐसे सीजन में, थंडर वंडर सीजन में ना काइट फ्लाइंग करने गए थे, तो उन्होंने जो हाथ में थ्रेड लिया था ना, वो सिल्क का थ्रेड था। तो जब स्काई में लाइटिंग होती थी, मार एकदम, मतलब समझ लो टकरा रहे थे बादल और खूब बिजली कड़क रही थी ना, तो इनके हाथ में शॉक लगता था। इन्होंने सोचा कि आखिर ये शॉक लगने के पीछे रीज़न क्या था, ये मक्खी कहाँ से आ रही है, शॉक लगने के पीछे रीज़न क्या है। तो जब इन्होंने देखा कि यार, पहली बात तो लाइटिंग क्या हो रही थी कि जब 2 क्लाउड्स आपस में रब कर रहे थे ना, तो रबिंग में होता क्या था कि जब रब होते थे तो उनसे कैसे तो एनर्जी रिलीज होती थी जो लाइटिंग के टर्म्स में बाहर आती थी। और उसी से जब इन्होंने फाइनली ये देखा कि वही लाइटिंग हमारे ये थ्रेड के थ्रू, मतलब जो सिल्क का स्ट्रिंग था, डोरी था, थ्रेड था, उसके थ्रू इनके हाथ में आता था, जिसकी वजह से ये शॉक लगता था, ठीक है। नोट कर लिया हो तो मैं बताऊँ अगला। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। काम की बात सीखिए मेरा बच्चों, बहुत मज़ेदार चीज़ है।
देखो, तो जैसे मैंने कहा कि चार्ज आर क्वांटाइज्ड टू ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके दिमाग में ये रखना है। अब देखो, दोनों प्रॉपर्टी मैं सिखाता हूँ। सपोज करो कंजर्वेटिव और क्वांटाइजेशन दोनों एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूँ। एग्जाम्पल, ठीक, समझना मेरे बच्चे। सपोज करो मैंने कहा एक बॉडी है मेरे पास, ये थोड़ा सा मैं अच्छे इलस्ट्रेशन है, थोड़ा सा एक एग्जांपल के थोड़ा समझा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने कि आपको 12th में भी काम आएगा मेरे बच्चे। समझना, ए के पास 4 कूलम चार्ज, बी के पास 2 कूलम चार्ज, सी के पास -1 कूलम चार्ज, ठीक। बहुत ध्यान सीखना। हमने कहा कि ये एक सिस्टम था, सिस्टम के अंदर 3 लोग थे, ए बी सी। अब ए के पास 4 कूलम था, 2 के पास 2 कूलम था, बी के पास, और सी के पास -1 कूलम का चार्ज था, ठीक है। हमने कहा मार समझ लो इसको, पकड़ के सिस्टम को खूब हिलाया, ठीक, कुछ भी किया, कुछ किया, हमार मन चाहे जो किया, कुछ किया, लो कुछ किया। और मैंने जब कुछ किया तो मैंने देखा क्या कि ए के ऊपर आ गया 3 कूलम का चार्ज, बी के ऊपर आ गया +4 कूलम का चार्ज, ठीक है। और तो सी पर चार्ज कितना होगा? आपसे क्वेश्चन आया कि जब ऐसा हो गया तो सी पर चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे सर बड़ा आसान, इसमें क्या रखा है, आप तो बहुत अभी बताए, कैसे क्या बताया। मैंने कहा था कि सिस्टम वही है, सिस्टम बदल ही नहीं रहा है। जब सिस्टम नहीं बदलेगा तो आप कुछ भी घुमा फिरा के कर लो, चार्ज थोड़ी बदल जाएगा, क्योंकि आपने बोला ना सर चार्ज कंजर्वेटिव नेचर होते हैं। क्या होते हैं? कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव मतलब जितना इस सिस्टम के ऊपर अभी चार्ज है, कुछ भी कर लो इसके साथ, सिस्टम के साथ चार्ज वही होना है। कैसे? अगर मैं कहूं इस पर टोटल चार्ज कितना हुआ, तो कहोगे सर 4 कूलम, 2 कूलम, -1 कूलम। कितना आया टोटल चार्ज? अगर देखो तो 4 2 6 -1, 6 -1। क्या 5 कूलम आया क्या चार्ज इस पर? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल आया। तो इस पर भी 5 होने चाहिए। अब मुझे नहीं पता, देखना कैसे हो रहा है। इस पर कितना चार्ज? 3 कूलम, 4 कूलम। इस पर नहीं पता तो मैंने मान लिया x, तो कितना आ गया? 4 3 7, 7 + 6। हमने कहा सिस्टम वही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम वही है, तो ये हो जाएगा 5 = 7 + x। भाई सिस्टम वही था, तो x = कितना हो जाएगा? 5 - 7 मतलब -2 कूलम। यानी इस पे चार्ज कितना हुआ? -2 कूलम। इससे ये पता चला कि चार्ज कंजर्वेटिव नेचर है। इनिशियल स्टेज में, मतलब आप कह सकते हो IC इनिशियल चार्ज, ऐसे टोटल इनिशियल चार्ज = टोटल फाइनल चार्ज, TIC = TFC, ठीक है। टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू और ये जो एग्जांपल था वो किसके लिए था? कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, एक पहला एग्जांपल था, ठीक है। आइए दूसरा एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, ठीक है। नोट कर लो। अब क्वांटाइजेशन पे समझा देते हैं। सपोज करो सेकेंड, ऐसे क्वेश्चंस आपको खूब ढेर सारे मिलेंगे, मैं दे भी दूंगा, ठीक है। देखो सेकेंड क्वेश्चन ये है। सपोज करो, ये ऐसे सपोज करो, एक ऐसे मैं कह दूं, इफ a glass rod having charge, a glass rod having charge 3.2 मौसी नहीं म्यूसी, बेसिकली इसे कहा जाता है माइक्रो कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, याद रखे रहना, अभी मैं खैर बताऊंगा इसमें। माइक्रो कूलम, ठीक है। तो 3.2 माइक्रो कूलम। इफ अ ग्लास रॉड हैविंग चार्ज इतना माइक्रो कूलम, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present on rod
तो सिंपल आप कहोगे सर क्या इसमें कौन सा फर्जी की बात है, अब काम की बात सीखो यहीं से। अच्छा इस एग्जाम्पल में इसमें इनका क्या रोल है वो भी मैं समझा देता हूँ तुझे, बड़े काम की बात याद है। क्यू चार्ज है, क्यू किसको क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहे एन की वैल्यू मेरा बच्चा हमेशा इसे इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। दूसरी बात ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहे मेरा बच्चा नंबर ऑफ इंटीजर्स यानी एन की वैल्यू या +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है, सो ऑन। यानी याद रहे मेरे बच्चे n नॉट बी इक्वल टू x/y, ये कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगी। मतलब x/y मैंने क्या बोला कि कभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में कंसीडर नहीं की जाएगी मेरे बच्चे। फ्रैक्शन मतलब समझ में आ रहा है ना, x/y के टर्म्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखना कि ये जो चार्ज होता है ना, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बेटा इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई नहीं होता। और बच्चे अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई नहीं हो सकता। तो एन की वैल्यू जब दो बॉडी को रब करते हो तो रबिंग में कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी, 2 करेगी, 3 करेगी, 4 करेगी, 10 करेगी, 1000 करेगी, लाख करेगी, करोड़ करेगी, लेकिन कभी भी 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ होगा ही नहीं। और जब होगा ही नहीं तो 1/3 आप उसे तोड़ ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है मेरा बच्चा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट मानेंगे। तो यानी n की वैल्यू हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में रहेगी, कभी भी फ्रैक्शनल ऑर्डर में नहीं होगी मेरे बच्चे। और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखे रहना, एक चीज और याद रखे रहना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। ये दो चीजें दिमाग में रखना। अब काम की बात आओ, अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, तो आपको क्या पता है, आपको सिर्फ चार्ज पता है कि Q की वैल्यू, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q। ये दिमाग में बैठा रहना। तो Q सिर्फ आपको पता है कितना, 3.2 μc। अच्छा मेरे बच्चे छोटी छोटी चीजें, 1 मिली कूलम ये होता है 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। याद रखे रहना, 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम, 1 पीको कूलम 10⁻12 कूलम। ये चीजें याद रखे रहना, ठीक है। खैर हमसे क्यों पता है बेटा, ये 3.2 माइक्रो कूलम है। 1 माइक्रो कूलम में कितना कूलम होता है, इतना। तो 3.2 में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे अरे सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या रखा है, 3.2 × 10⁻⁶। अरे वाह, इतना कूलम हो गया, अच्छी बात है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻19। अच्छा सोच मेरा बच्चा, सॉरी 10⁻19। अच्छा तो सोच इलेक्ट्रॉन, हाँ कह सकते हैं इधर। अगर मैं आपसे कहूं कि क्यू दिया गया है, ई दिया गया, और हमसे पूछा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वी वुड हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। और क्या होगा मेरा बच्चा, आप कहोगे सर वो Q = N ही तो होता ही है, N = क्या हो जाएगा, Q/E। अरे वाह, तो Q कितना दिया था, 3.2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 32। वाह रे वाह, तो कितना जाएगा, 2 × इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 × 10⁻⁻6 पहले से था, 10⁻+19 कितना आ जाएगा मेरा बच्चा, 2 × 10⁻13 इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे बच्चे, कोई डाउट, नोट कर लो फटाफट नोट करो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
समझ में आया? छोटी सी चीज़ है, बहुत आसान है मेरे बच्चे, बहुत इजी है। ठीक है, हो गया? रफ करूं? ओके, वेरी गुड। हो जाए, बहुत आसान है, कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में बेटे। मैं आपको रटा डालूंगा, बिल्कुल आप कुछ, मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो देखते रहिए, और प्रॉमिस करता हूँ लॉकडाउन के अंदर आपकी फिजिक्स आधा खत्म और तगड़े से खत्म। बस पर डे मुझे, मैंने कहा सिर्फ 45 मिनट्स दीजिए मुझे। ओके, फाइनली चल मेरा बच्चा, अच्छे से सीखिए मेरे बच्चे। ओम्स लॉ वगैरह भी बहुत बाद में आएगा, उसके लिए परेशान मत होला। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपकी बेसिक बहुत अच्छी बेसिक से उठा रहा हूँ और सारी बेसिक अच्छी करते चले चलूँगा। ओके, चलो इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन कहते हैं मेरे बच्चे, बहुत आसान। देखो मेरा बच्चा, सपोज करो मैं आपसे कहूँ, इफ, क्वेश्चन ये है, इफ a conducting wire flows 10 ampere current for a minute, ठीक, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, या हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोज इन वायर। उसने बोला कि एक कंडक्टिंग वायर है, एक वायर है जिसके अंदर 10 एम्पियर का करंट हो रहा है। अब सुनो एक चीज बच्चे, बहुत ध्यान से सीखना, बहुत आसान है मेरा बच्चा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल दिया हूं, बट है बहुत कुछ है नहीं रखा इसमें। मैंने कहा कि करंट आई की वैल्यू कितने एम्पियर तक का है, तो आपने कहा सर 10 एम्पियर। ओके, ए, ठीक है, इसे AMP भी लिख सकते हैं और या सिर्फ 10A ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब तुझे ये बेहतर पता है कि नहीं याद है, लेकिन एक रिलेशन हमेशा याद रखना, I = होता है Q/T। करंट हमेशा, अभी आगे मैं बताऊंगा भी कि करंट चार्ज फ्लोज एज पर यूनिट टाइम होता है। अब सुनना तुझे मेरा बच्चा, और निकालना क्या है, निकालना है कि नंबर ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता है, n तुझे निकालना है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तुझे पता ही है 1.6 × 10⁻⁹ गुना। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। काम की बात सीखो। तुझे पता है कि सर अभी आपने बताया I = Q/T, लेकिन ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था Q = क्या होता है, NE, तो यही रख लो NE/T, हमें चाहिए N, तो N = क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई T का क्रॉस मल्टीप्लाई IT, और ये डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा IT/E। I की वैल्यू करंट दिया गया है कितना, 10 फॉर अ मिनट। एक टाइम कितना दिया है मेरा बच्चा, यहाँ लिख लेना, टाइम कितना गिवन है, 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। वारे वाह, तो डिवाइडेड बाई कितना है, ई मतलब 1.6 × 10⁻⁹। सॉल्व कर लो मेरा बच्चा, ये कितना हो जाएगा, ऊपर लेके चले जाओ, 600 × 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻+19 डिवाइडेड बाई 16, 1.6, एक डेसिमल हटा दो, एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा लगभग, उधर ही बता दूं, इधर बता दे रहा हूँ, इधर देख लेना थोड़ा सा, एन की वैल्यू आ गई। सॉल्व तो कर ही लोगे आप लोग, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। 16 × अब देखो 2 0 इसका कम कर रहा हूँ, तो दो पावर इधर बढ़ा दो, 19 20 21, वारे वाह, 3.16 3 जा 48, 12 20 120, 3.7 समथिंग करके आएगा इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा आंसर। चेक कर लेना थर्ड, ठीक है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत इजी रहा, ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब के बाद खैर इतनी चीज़ें हम लोगों ने जाना समझा, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा अब थोड़ा सा एक इतना तो हो गया,
कुछ चीज़ें आज हम लोग और एक टॉपिक छोटा सा और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपन लोग नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको बुकों में मिल भी जाएंगे, आप लोग करिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ 10-12 न्यूमेरिकल दे दूंगा और आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो इसको हम मेन चीज़ बता दें आपको कि बेटा जब चार्ज के बारे में हम लोग जान लेते हैं, चार्ज के बारे में जब हम लोग समझ लेते हैं, तो सबसे पहले मेरे लिए बात ये मायने रखती है कि अब इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल था। आप कहोगे सर पढ़ा तो रहे थे आप, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गए चार्ज में। अरे मेरा बच्चा कि इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होगी जब चार्ज फ्लो होगा। तो अब हमें ये बताना है कि चार्ज कहाँ कहाँ फ्लो हो सकता है। अब फिर तुम्हारे दिमाग में बात आई कि सर अभी तो आपने बताया चार्ज हर मटेरियल के अंदर होता है। हाँ बिल्कुल, प्रेजेंट चार्ज हर मटेरियल के अंदर होगा, लेकिन चार्ज हर जगह फ्लो हो पाए ऐसा संभव नहीं है। हर जगह फ्लो नहीं हो पाएगा, होता हर जगह है। भैया ऐसे सिंपल सी बात सोचो कि दिमाग तो सभी के पास होता है, लेकिन हर कोई आईआईटी थोड़ी निकाल लेता है, हर कोई मेडिकल थोड़ी निकाल लेता है, हर कोई आईएएस थोड़ी बन जाता है। कुछ तो इधर उधर भी करते हैं ना, नहीं समझते हो क्या? तो फिर मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि समझो कि कुछ ऐसी मेन बॉडीज होती है जिनके अंदर वो चार्ज फ्लो करता है। अब वो है क्या? तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस या मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या होते हैं, मतलब ऐसे किन किन सब्सटेंस के बारे में हमें जानना जरूरी है। पहला, सबसे पहले इंसुलेटर। इंसुलेटर। दूसरा, मेटल या कंडक्टर। तीसरा, सुपर कंडक्टर। और चौथा, सेमीकंडक्टर। काम की बात सीखना मेरे बच्चे। इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि ऐसे समझो, इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मटेरियल, दोज मटेरियल्स विच does not allow to flow of charge। याद रहे कि which are not allow to flow of charge through it। जो अपने अंदर से चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं फ्लो करने के लिए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर। एग्जाम्पल में प्लास्टिक, रबर। ठीक, ज़्यादा परेशान ना हुआ करो, बहुत है ऐसे। ड्राई वुड, ड्राई फ्रूट नहीं भाई, ड्राई वुड। और कुछ ना समझ में आया तो भाई चुपचाप एक्सेट्रा लगा दिया करो, कितना लिखोगे। इंसुलेटर वो हुआ कि जो अपने अंदर से चाह कर भी चार्जेस को फ्लो ना कराए, यानी उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल। अब आप इसे एक तरीके से और समझ सकते हो, हम ऐसे कह सकते हैं कि जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, वर्ड सुनना, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ना अवेलेबल हो, which those metal which have not contain free electrons, such materials are known as insulator। वो सारे मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तो इसका भी रोल इलेक्ट्रिसिटी में तुमको हो, जो जिसके अंदर चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा उनका रोल क्या है? बिल्कुल है मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊंगा कि इसका रोल इसलिए बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी हो, अब सोचो कि अगर कहीं करंट फ्लो कर रहा है तो क्या हम जाएंगे इसे हाथ से पकड़ लेंगे? नहीं, तो उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत होगी, इंसुलेटर की भी। अरे भाई आप प्लास देखा करो, प्लास प्लास प्लास, मेरे पास प्लास रखा होगा, समझो यही। आप समझो मैंने जैसे कहा मेरे पास प्लास है, स्क्रू ड्राइवर, तो आप सोचो ना ये रबर का, ये प्लास्टिक का, ये सारी चीज़ें जो लगी हैं ये क्यों लगी हैं? ये इंसुलेटर है मेरे बच्चे। इंसुलेटर का मतलब अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहीं करते हैं तो यहाँ तक करंट, यहाँ तक चार्ज का फ्लो होगा, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी के लिए तो इंसुलेटर मटेरियल का इस्तेमाल करना ही होगा ना, तो जिससे बचा रहे। ठीक है,
तुम कहोगे सर सब जुगाड़ करके रखे रहते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, ज़रूरत भी है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हो गया इंसुलेटर। अब बात करें, एक चीज़ और यहीं सिखाता हूँ, इन ऐसे मटेरियल के अंदर यही प्रॉपर्टी भी नोट करा, ऐसे मटेरियल के अंदर हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई, ये प्रॉपर्टी है, हाई रेजिस्टेंस होगा और लो कंडक्टेंस होता है, लो कंडक्टेंस। बड़ा बड़ा लिख दूं, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। याद रखना इंसुलेटर्स के अंदर रेजिस्टिविटी इनकी बहुत हाई होगी, मतलब ये कह सकते हो रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। खुद जबरदस्त तगड़े से एकदम चपक के एकदम रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे इंसुलेटर्स, ठीक है। और जब ऐसे सोचो कि अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि इनके अंदर कंडक्टिविटी, लो कंडक्टेंस यानी लो कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, ठीक है। यानी इसका मतलब होगा जब ऑब्वियसली सी बात है कंडक्शन इनके अंदर कम होगा, चार्ज को ये फ्लो कंडक्ट कराने के लिए रोकेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कंडक्टेंस कम होगा। यही चीज़ यहाँ पे अपोजिट हो जाता है मेरा बच्चा। मेटल या कंडक्टर क्या होता है, दोज मटेरियल्स विच अलाउ, या ऐसे कह सकते हो, अरे यार ये कह रहा है विच आर नॉट, आई एम रियली सॉरी मेरा बच्चा, थोड़ा सा यहाँ सुधार लेना, विच आर नॉट अलाउ रजिस्ट करता है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा विच अलाउ टू, थोड़ा सा फ्लो में मैं भी बह गया क्या, अच्छा सॉरी इसके लिए, विच अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, समझना। तो इंसुलेटर क्या होगा, जो चार्ज को बिल्कुल फ्लो करने से अपोज करेगा। मैं नॉट लिखना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी, इसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। और मेटल क्या होगा, जो इजीली अलाउ कर देगा, चाहे भाई फ्लो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यानी उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटल या कंडक्टर। जैसे एग्जाम्पल में अगर समझे तो कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक, आयरन, और कुछ ना समझ में आए तो एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल। और इनके अंदर इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, कह रहा है हाई रेजिस्टेंस ना, यहाँ क्या होगा लो रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या होगा मेरे बच्चे, हाई कंडक्टेंस। हाई कंडक्टिविटी, ठीक मेरा बच्चा। उसके बाद आ जाओ, चलो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। हकीकत में जिनके पास, अब इसमें क्या होता है कि इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मिलियंस में होते हैं, मतलब बहुत ढेर सारे होते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा और ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी रखते हैं। सुपर वर्ड सुनना, नॉर्मल ये कंडक्टर है वो सुपर है, सुपर से भी ऊपर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसके पास तो और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी कंडक्टिविटी और फास्ट होगी। और ऐसे सोचो कि ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी और ज़्यादा होगी तो उनके अंदर रेजिस्टिविटी तो और कम होगी। ऐसे एग्जाम्पल में सुपर कंडक्टर में कौन कौन से आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ सिल्वर, सपोज करो कि सिल्वर और लोरो क्या होता है कि अगर सपोज करो हम अपने घरों के जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उसमें अगर सिल्वर की वायर लगा दिया जाए तो नो डाउट कंडक्टिविटी और फास्ट हो जाएगी मेरे बच्चे। लेकिन आप बताओ रात में पता लगा तुम लगाए मतलब बिजली वाले लगाए बढ़िया सिल्वर का वायर और पता लगा रात में चोर गायब कर दिए, ठीक, तो उनके थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट सेमी कंडक्टर, तो वर्ड सुनना, सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब हाफ कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर मतलब हाफ कंडक्टर के जैसा रोल हो, हाफ कंडक्टिविटी हो और हाफ ही इंसुलेटर के जैसा हो, इंसुलेटर हो। मेरे कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि
ये क्या करता है, पार्सली कंडक्ट कराता है और पार्सली कंडक्ट नहीं कराता है। यानी इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये चार्ज के फ्लो को, वर्ड सुनना, सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो चार्ज के फ्लो को क्या करते हैं, वो कम कर देते हैं थोड़ा सा। इन्हीं कौन कौन से होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, आप मैं बता दूं, कार्बन फैमिली में, वर्ड सुनना, कार्बन फैमिली में कार्बन को छोड़कर एक फॉर्मूला होता है, काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी, वर्ड सुनना। इसमें इसको छोड़कर सिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, काला सिरका, ठीक है, कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होते हैं ये सब के सब सेमीकंडक्टर्स होते हैं। याद रखना, कार्बन क्योंकि इंसुलेटर होता है, ठीक है, तो कार्बन को छोड़कर जितने भी होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सारे जितने भी होते हैं, ठीक है, काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी, याद करने का तरीका है क्या, मैंने बोला सी मतलब काला, SI मतलब सिरका, ये जर्मनी, याद रखने का तरीका है जर्मनी का, SN मतलब श्रीनगर, श्रीनगर की पाव भाजी। ठीक है, याद करने का तरीका होता है। तो इसमें इसको छोड़कर, क्योंकि ये मेरा बच्चा क्या होता है, मैंने आपसे बताया कि ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ मेरा बच्चा कि ये जो था इसे हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए कि इस इतने तरीके के मटेरियल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है क्या, कंडक्टर, जो अलाउ करेगा, जो चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर। और ऐसे मटेरियल का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो जैसा कि हमने आपसे कहा, ये चीज़ें क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बता दी। बाकी मेरा लेक्चर आपको नेक्स्ट टर्म पे होगा, जिसमें हम आपको पोटेंशियल बताएंगे और करंट वगैरह बताएंगे, चार्ज वगैरह, उस पर न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे। तो आप लोगों को सिर्फ इतना दिमाग पर रखना है। और प्लीज़ मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो इसे जितना ज़्यादा शेयर करें अपने सारे फ्रेंड सर्कल के बीच में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपका बहुत लिमिटेड टाइम में पूरे सिलेबस को कवर अप करने वाला हूं। और मैंने आपसे कहा था सिर्फ 45 मिनट्स मुझे दीजिएगा, 30 मिनट आप अपने लिए दीजिएगा। कुछ नहीं, जितना मैं आपको पढ़ाऊँ उतना आप सिर्फ और सिर्फ समराइज़ करिए, याद करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।